यौम दिफाई पाकिस्तान के सिलसिले में मैं कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर को दावत देना चाहूँगी कि वो इस दिन के मौके की मुनासबत से अपने ख्यालात को लफ्ज़ों की सूरत में हमारे सामने पेश करें। बहुत सी तालियों के इस्तेमाल के या 1965 के हवाले से ये दिन मना रहे हैं कि जिसे यौम दिफाए पाकिस्तान का नाम दिया गया है। 1965 का साल वो साल के जब एक बड़ी रियासत थी, बड़ा खित्ता था पुष्टिका के, जिस पर एक बड़ी सी रियासत थी, सल्तनत थी, और जिसमें कई सदियों से गहरे हिंदुओं की हुकूमत चल रही थी। उसके जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, फिर मगरिब की तरफ से शुमाल मगरिब की तरफ से शहाबुद्दीन गौरी आए, उन्होंने फतवाहत की, और इसके बाद मुगलिया सल्तनत ने पूरे हिंदुस्तान पर आकर अपनी हुक्मरानी का जो है इलाहा किया, और पूरे हिंदुस्तान में 1857 तक वो हुकूमत करते रहे। ये बात रोज़े अव्वल से ही ज़ाहिर है हिंदुओं को भटकती रही कि जहाँ उनकी हुक्मरानी थी, लेकिन जब मुसलमान यहाँ आए और उनके साथ पर इंसान करने वाले माशरे को इस्लामी मसावात ने जो है वो कुचल दिया, तो बहरहाल जो तंग ज़हन के लोग थे उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। बावजूद इसके कि 712 से 1857 ईस्वी तक वो साथ रहे, लेकिन वो कीना, वो बुग़्ज़ उनके दिल में था कि जैसे ही उनको अंग्रेज़ों के सामने मौका मिला, उन्होंने वो चालें चली, वो साजिशें की कि तारीख में वो लिखी थी हैं और उस पर जो है सब गैरत ज़दा हैं कि जिन लोगों ने इनके साथ तहज़ीरी का मामला किया, जिन लोगों ने इन्हें अपने साथ इक़्तिदार में शामिल किया, उनके साथ कैसा रवैया रखा। लेकिन बहरहाल इस मौके पर मुस्लिम रहनुमा हमारे बुजुर्ग सब मुतहरिक हुए, उन्होंने गौर फ़िक्र किया, दो कौमी नज़रिया पेश किया गया, बाद में आने वालों ने उसको तस्लीम किया, और उसी के को बुनियाद बनाकर अजीम जद्दोजहद के बाद, अंतर कोशिशों के बाद, कुर्बानियों के बाद हमें आज़ाद फ़ज़ा में रहने के लिए, और कायद-ए-आज़म के अल्फाज़ हैं कि हमने पाकिस्तान का टुकड़ा ज़मीन का, हमने पाकिस्तान ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह चाहते थे जहाँ इस्लाम के उसूलों को आज़माएं, यानी हम ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारें जैसे एक मुसलमान को गुजारनी चाहिए है। यही वजह है कि आपने यकीनन तारीख में पढ़ा होगा पाकिस्तान स्टडीज़ में कि 1928 में जब 1939 में जब कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात पेश किए, तो उनमें ये भी था कि तमाम लोगों को अपने मज़ाहिब पर चलने का आज़ादाना हक़ हासिल होना चाहिए। आज़ादी के साथ जिसे मुसलमानों के लिए नहीं, उन्होंने बड़े समय में बसने वाले 20 दीगर जो मज़ाहिब के लोग थे उनके लिए भी ये बात की थी कि सबको आज़ादी से अपने मज़हब पर चलने का हक़ होना चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से मुसलमानों की जद्दोजहद से, कुर्बानियों के साथ, कोशिशों के बाद एक आज़ाद रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से वजूद में आई, और इसे इस्लाम का किला करार दिया गया। और इस्लाम का किला खुद मुसलमानों ने नहीं करार दिया, ये हिंदुओं ने और गैर मुस्लिम लोगों ने ही करार दिया उसे। तो उन्हें पता चल गया था कि ये कैसी कौम है, ये किस हद तक कुर्बानी में जा सकती है, क्योंकि आपके इल्म में है मुसलमान जो है जब अल्लाह के नाम पर जिहाद करता है तो वो मरता नहीं है, वो दुनिया से पर्दा कर जाता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। कुरान में इसका हवाला भी दिया गया कि शहीद मरता नहीं है। तो यही जज्बा लेके हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग चले थे तो पाकिस्तान हासिल किया, लेकिन जिससे आज़ादी हासिल की यानी हिंदू कौम, वो उसके दिल में वो नफरत, वो कीना मौजूद था, बावजूद इसके कि मुसलमान अब उससे जुदा हो गए थे, लेकिन उनकी आज़ादी उनकी निगाहों में भटकती रहती थी। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की आज़ादी के फौरन बाद 1948 में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रहे मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ हिंदू नहीं, ईसाई भी थे। पुरानी चीज़ है, पुरानी रिवायत के मुताबिक ईसाइयों को भी जो है पीछे किया था मुसलमानों ने, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम लेकर आए और फिर इस्लाम की कुव्वत जैसे 3 बरआज़मों में फैली, तो इसमें ईसाई कुव्वतों को बहुत नुकसान पहुँचा था। उनके दिलों में भी मुसलमानों के लिए अच्छी राय नहीं थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने भी अपना बुक्स यहाँ पर भी निकाला। 1900 जो रेड क्लिफ अवार्ड का जो बाउंड्री कमीशन थी उसको इतने अच्छे से, जैसा कि कहा गया था, नहीं किया गया। ऐन वक्त पर धोखा देके बहुत से वो इसमें वो इलाके, वो सरहदें जो पाकिस्तान में शामिल होनी चाहिए थी नहीं हुई, और
बहुत सी शहादतें, बहुत सी कुर्बानियाँ, तो भारत की पूरी एक दास्तान नकल कर दी गई कि जो हिजरत के मौके पर हुई। 1948 में फौरन ही के बाद पेशकदमी हुई, तो उसके नतीजे में आज जो आप पाकिस्तान के नक्शे में आज़ाद कश्मीर देख रहे हैं, वो कैप्टन सरवर शहीद की टीम ने हासिल की थी, जिनको बाद में निशान हैदर, जो पहले पाकिस्तान के निशान हैदर हासिल करने वाले मुजाहिद थे, वो कैप्टन सरवर शहीद 1948 में थे। फिर दूसरा नाम छोटी छोटी झड़पें होती रही। पाकिस्तान जब बना था उसको 2 हिस्सों में था, एक मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है, और एक मगरबी पाकिस्तान जिसमें हम यहाँ रहते हैं। और ये एक ऐसी रियासत बनी थी कि बीच में जो है हिंदुस्तान का इलाका मौजूद था, और ये बहुत ऐसी सूरत में इंतजामात को संभालना हुकूमती सतह पर बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 47 से 71 तक ये काम चलता रहा। लेकिन बहरहाल कहीं कहीं पे कुछ हमारी भी खताएं रही होगी कि जिसकी वजह से हमें मुल्क को 2 लाख होते हुए देखना पड़ा। 1959 में सिलहट के मुकाम पर, यानी कि जो मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ भी झड़पें होती रही थी, तो वहाँ जो है मेजर खैर की टीम ने जो है दिफा किया उस वक्त, और उनको निशान हैदर उन्होंने भी हासिल किया अपनी शहादत के बाद। 1965 सितंबर का महीना है कि अगस्त से ये झड़पें शुरू हो चुकी थी सरहदी इलाकों में, कभी मशरक़ी पाकिस्तान में, कभी सियालकोट। आपको अगर मैं बताऊँ कि सियालकोट में चगंडा के मकाम पर दूसरी जंग अज़ीज़ के बाद सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई है यहाँ पर। और उसके बाद जो है BRB कैनाल, आपने नाम सुना होगा, अगर BRB का नहीं सुना तो आपने वाघा बॉर्डर का ज़रूर नाम सुना होगा, कि जो लाहौर की सरहद अमृतसर की हिंदुस्तान की सरजमीन से मिलती है, उस सरजमीन से, और फिर कश्मीर का कुछ साइड हिस्सा था, इन तमाम सरहद बाउंड्रीज पर जो है दुश्मन ने पेशकदमी की, और पेशकदमी की रात के वक्त की। उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो शोर ख्वाब गफलत की मदद लूट रही होगी, और ऐसे में हम शब खून मारकर आसानी लाहौर में दाखिल हो जाएंगे और पाकिस्तान की सिकरी बजा देंगे। लेकिन शायद वो एक बार फिर फरामोश कर चुके थे कि ये वो कौन है, इस्लामी कौम, मुसलमान कौम वो कौन है कि जो जीती है तो अल्लाह के नाम के लिए, मरती है तो अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह का परचम सरबुलंद करने के लिए। जैसे ही उन्होंने पेशकदमी की, उसको वैसे ही जवाबी हमले से नवाजा गया, और बावजूद इसके कि जैसे कि शमीमा ने आपको बताया कि अपने से 3 गुना ज़्यादा मुस्तहकम फौज, ताकतवर फौज, असलहे से भी और वो अफरादी क़ुव्वत के हवाले से भी, उस वक्त जब लाहौर पर हमला किया है लोगों ने, पाकिस्तान की फौज जो सरहदों पर थी 5000 और इंडिया की 35,000। सोचते कितना बड़ा उन्होंने अपना पूरा प्लाटून ब्रिगेड सब जमा करके रखे थे, और असलहे के हवाले से भी। और इसको जो है हमारे जानिसारों ने, हमारे मुसल्लह अफवाज ने जो है उनका मुकाबला किया। इसमें बड़ी फौज भी थी हमारी और फजाइया भी थी, दोनों ने मिलकर भरपूर जो है मुकाबला किया। इंडिया की बात साजिश देखिए और उनके घिनौने अज़ाइम देखिए, तो उन्होंने सिर्फ सरहदों को नहीं बल्कि शहरी इलाकों को भी जो है ऊपर बॉम्बिंग की है, एयर बॉम्बिंग की है, जिसमें जो है तारीख की ये भी हिस्ट्री में कि जो रेलवे स्टेशन पे हमला किया था, और एक स्टूडेंट जो मेडिकल की आपदा कुर्सी आई थी, उसका नाम था, उसको शहीद हुई थी इस बॉम्बिंग के नतीजे में। लेकिन बहरहाल ये 6 सितंबर का जो हम दिन मनाते हैं, इसमें हमारी पाक और पाक ने यह कामयाबी ऐसी हासिल की कि 6 सितंबर से 21 सितंबर 17 दिन तक होने वाली इस जंग में हमारे न सिर्फ मुसल्लह अफवाज बल्कि हमारी आवाम भी रज़ाकाराना भर्ती हो रही थी, उसको ज़रूरत थी, और रज़ाकाराना फौज में भर्ती हो रही थी, और सरहदों पर अपने मुजाहिदों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ शाना बशाना जंग कर रही थी। इससे बेला खौफ होकर कि उनके पास असलाह है कि या नहीं, उनकी अफरादी कुव्वत बढ़ा रहे थे। फौज ही तो नहीं, आप मीडिया के किसी मेरे बारे में बताते हैं, या उस जमाने हमारे नाना बताते थे कि जब रेडियो पाकिस्तान से खबरें जारी होती थी तो ऐसा लगता था कि वो न्यूज़ कास्टर भी जो है वो जंग का हिस्सा बना हुआ है। अपनी आवाम का मोराल हाई करने के लिए वो किस तरह से खबरें पेश किया करता था, और इसी तरह से जो हमारे फनकार थे, गुलकार थे, शायर थे, उन्होंने कौम का जज्बा बढ़ाने के लिए किस किस तरह से रातों रात रेडियो स्टेशन में जो है नक़्क़े लिखे जा रहे हैं, वहीं पे जो है म्यूज़िक जो है बनाई जा रही है, धुनें तैयार की जा रही है, और वहीं पे जो है शायद सिंगर
गा के गा रहे हैं। यहाँ तक कि आपने मैडम नूरजहां जो सिंगर है पाकिस्तान की थी, उनका नाम सुना होगा, शौकत अली का नाम, इन्होंने सरहदों पे जाकर, बॉर्डर लाइन्स पर जाकर जो है नगमे पेश किए हैं और अपने मुजाहिदों के हौसले को बढ़ाया है, वलवले को बढ़ाया है। लेकिन कोई भी काम होती है ना, उसको अपना माजी भी याद रखना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो। अच्छा है तो उसको ये सोचना चाहिए कि कौन सी अच्छाइयाँ थी, कौन सी पॉलिसीज थी, कौन सी खूबियाँ थी उस वक्त के लोगों में कि जो उन्होंने इतनी खुशहाली, इतनी तरक्की, इतना इस्तेहकाम हासिल किया। या अगर बुरा है तो कौन सी खामियाँ थी हमें, कौन सी कमजोरियाँ थी, या कौन सी ऐसी बातें थी, कमजोरी थी, जिनको हमने इख्तियार किया और हमें जो है कमजोरी का सामना करना पड़ा, हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। जो अच्छी कौमें होती हैं वो इन दोनों बातों को याद रखती हैं। जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तानी अवाम ने 1965 में जो है मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया के हमले का, आज भी हमें ज़रूरत है उसी इत्तेहाद की, उसी यकजहती की कि हमारी सफों में इत्तेहाद हो के जो नापाक अज़ाम रखने वाले लोग हैं वो अपनी साजिशों का जाल हमारे दरमियान ना बिछा सकें, हमारे इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान ना पहुँचा सकें, क्योंकि ये इत्तेहाद और यकजहती और हमदर्दी ही है एक दूसरे से जो हमारी कौम को खुशहाल और मुस्तहकम कर सकती है। आपको मैं 6 सितंबर के हवाले से जो 17 दिन की जंग हुई, इसके हवाले से मैं बताऊँ, पाक फ़ज़ाइया ने सब बहुत काम किया। जहाँ जहाँ बड़ी फौज को मसाइल का सामना करना पड़ा, बारूद हमलों का सामना करना पड़ा, फ़ौरन पाक फ़ज़ाइया जो है हरकत में आई और उन्होंने पाक फ़ज़ाइया, देखिए फ़ज़ाइया को तो क्या है कि अगर आप मिराज फाइटर तैयारा लेकर जा रहे हैं, एक बॉम्ब लगा तो आप नीचे, ऐसे ही है ना। लेकिन उस वक्त हमारे पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का ये हाल था कि हर कोई चाहता था कि उसकी बारी आ जाए। मैं एक वाक़या पढ़ रही थी, जब अभी सितंबर का महीना आता है तो हम लोग हमने चूँकि बहुत सारी चीज़ें सुनी भी हैं और उस ज़माने में, हमारे ज़माने में बहरहाल हालात बहुत अच्छे थे, हमें बहुत खुशी होती थी इन दिनों को मनाने में भी, और जज्बा भी वही हमें लगता था कि शायद फैसल वाला जज्बा हमें भी मौजूद है। फ्लाइट कैप्टन यूनुस अपने स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के रहते, इनके नाम भी बाकी रहते, कहते थे जो अच्छे काम करता है तो नाम भी उनके बाकी रहते हैं। शोरकोट में एयरपोर्ट रफीकी के नाम से, सरफराज रफीकी के नाम से बेस है, यूनुस के नाम से, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस के नाम से जो है PF में बहुत सारे इलाके, बहुत पूरे पाकिस्तान में यूनुस के नाम से जितने भी हैं वो इन्हीं की याद में बनाए गए हैं। तो इन लोगों ने बड़े बड़े इनके जो एयरफोर्स के बेसिस थे, खसूस में पठानकोट का तस्करा करूँगी कि जब एयरफोर्स का पहला अटैकिंग ग्रुप दिया है तो उसने वहाँ उनको ये पता गया था कि यहाँ मिज़र है और उनको इन्होंने हिट करना है और ये हमारे लिए मसाइल भी करेगा। लेकिन जब स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद ने डाइव के दौरान देखा कि वहाँ रशिया के मिग तैयारे भी मौजूद हैं, तो वापस जाते जाते उन्होंने देखा था और उन्होंने इन्फॉर्म किया अपने तमाम 2 लोग, उनमें से 6 लोग और उनके साथ थे, उन सबको इन्फॉर्म किया कि मैंने यहाँ मिग भी देखे हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना है। और उन्होंने अपनी जानों की परवाह लगाते हुए, जबकि ना करते हुए उन्होंने उनको भी तबाह किया, पूरे पठानकोट के एयरबेस को उन्होंने तबाह किया और वापस खैरियत से आए। इसी तरह से फ्लाइट कैप्टन, मैंने यूनुस की बात की, इसी तरह से कंटिन्यू करें। पाक एयरफोर्स फ़ज़ाइया के हवाले से आपने एक नाम, जब आप ये म्यूजियम गए होंगे, आपने नाम सुना होगा MM आलम, सुना है आप लोगों ने? MM आलम मोहम्मद महमूद आलम, उन्होंने जो है पहला जो हमला किया, जो ये लोग ग्रुप में गए, तो बताते हैं कि तैयारे के साथ थे और 6 तैयारे दुश्मन की तरफ से आए और ये लोग यहाँ से, इनको फौरन इन्फॉर्म किया गया कि रेडी रहें और ये लोग यहाँ से निकले हैं। तो इन्होंने देखा कि 6 तैयारे आ रहे हैं और कहते हैं कि दुनिया की तारीख में सबसे कम वक्त में जो तैयारे गिराए हैं MM आलम ने, 5 तैयारे 30 सेकेंड से, बचे हुए तैयारे और जो इंडिया के पास तैयारे थे उनसे बेहतरीन और ताकतवर और तेज रफ्तार। लेकिन यहाँ पे क्या था, असलहा काम नहीं हो रहा था, उनकी जो है वो कितने अच्छे हैं, कितने बेहतरीन है, ये काम नहीं हुआ।
ہمارے مجاہدوں کا، ہمارے غازیوں کا، ہمارے شہیدوں کا جذبہ کام ہوا، کیونکہ وہ تو ہونے ہی شہید آئے تھے۔ ایک میں نے پڑھا ہے واقعہ فلائٹ لیفٹیننٹ شمس الدین کا، بتاتے ہیں کہ جنگ سے پہلے 6 ستمبر سے 2 دن پہلے ہی ان کے گردے میں بہت شدید پین، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ اگر میں جاتا ہوں تو مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے گا اور سرجری کا پورا کوئی انتظام کر دیں گے یہ لوگ۔ انہوں نے اپنے اس درد کو برداشت کیا، وہ بمبر طیارے میں جاتے تھے اور بمبنگ کرتے تھے ان کے دشمنوں کے ٹھکانوں پر۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 6 ستمبر سے لے کر 21 ستمبر تک 17 دن تک ہر تقریباً روزانہ جو ہے وہ ونگ کمانڈر شہریار شعیب کے ساتھ جاتے تھے، کیونکہ بمبنگ کا بٹن وہ دباتے تھے تو نیویگیٹر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ شعیب صاحب بتاتے ہیں کہ جب فلائٹ کیپٹن شمس جہاز کے لیے بیٹھنے کے لیے آتے تھے، اس وقت تک ان کے جسم چہرے سے درد کی کیفیت پتہ چل رہی ہوتی تھی، لیکن جب کاکپٹ میں بیٹھ جاتے تھے تو درد کہیں اور چہرے سے ہی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اوپر درد کی کوئی کیفیت آئی ہوگی۔ اور 17 دن اسی کیفیت میں انہوں نے بمبنگ بھی کی اور اپنے اس جذبے کو لے کر اپنے آفیسرز کو نہیں بتایا اور ونگ کمانڈر شعیب کو اعتماد میں لے کر کہ مجھے کاکپٹ میں بھی پین ہو سکتا ہے، نکل گیا تو آپ دشمن کی بمبنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نیچے ہی ہوں گے۔ لیکن سب کے پاس قربانی کا جذبہ تھا، ونگ کمانڈر شعیب کے پاس بھی، انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا موقع مل رہا ہے میں جاؤں گا، دشمن کو جو ہے نیست نابود کرنے میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ اور یہ بتاتے ہیں ونگ کمانڈر شعیب کی بتائی ہوئی بات ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ بندی کے بعد جو ہے لاسٹ فائٹنگ والے دن جو ہے پلین میں ہی جہاز میں ان کو درد ہوا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ بمبنگ کر کے یہ لوگ واپس آ گئے۔ اور جب ان کا ہاسپٹل میں ایکس رے ہوا اور سرجری ہوئی، 28 پتلیاں ان کے ایک گردے سے نکلی۔ اگر وہ وقت پر کرا لیتے آپریشن تو شاید دوبارہ ایئر فورس پہ رہ سکتے تھے، لیکن شاید ان کی کڈنی کو ایسا نقصان پہنچ چکا تھا کہ دوبارہ وہ فورسز پہ تو نہیں آ سکے، پلین میں نہیں رہ سکے، فائٹر بمبنگ میں نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے وہ جو حصہ بچانا تھا قوم کی حفاظت کے لیے، اس وقت ان کو ان کی ضرورت قوم کو تھی، وہ انہوں نے راجہ عزیز بھٹی کا نام ہم سب سے واقف ہے، یہ بھی تیسرے نشان حیدر ہے جن کو نشان حیدر ملا، اور یہ بیالی جناب میں سب بالکل فرنٹ لائن میں تھے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 دن سے مسلسل یہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آفیسر کمانڈ نے کہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا سر یہ ریسٹ کا وقت نہیں ہے، میں ریسٹ نہیں کرنا چاہتا، اور اسی دوران پھر جو ہے ان کے اوپر ایک بارود کا گولا ان کے قریب ان کے پاس پھٹا اور انہوں نے شہادت کر دی۔ پوری پٹی جو ہے اس پہ اتنے بارود بتاتے ہیں کہ بارود جب ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف آپ اسلحے سے آپ کو نقصان پہنچے گا، کہتے ہیں کہ بامبنگ اتنی ہوئی اور اتنی ہوتی کہ 4-4 6-6 گھنٹے کی بامبنگ کہ وہ بامبنگ آپ کے دماغ کو جو ہے اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی ہیئرنگ لاس ہو سکتی ہے، اس سے جو ہے اس سے دماغ جو ہے وہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی تھی، اور ایسا ہوا کہ وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، لیکن بہت سارے سپاہیوں نے ایک آرٹلری بھی چیک کا بتایا انہوں نے کہ وہ جو ہے اپنا کام کر رہے تھے، وائرلیس لائن سسٹم پورا خراب ہو گیا تھا بارود کی وجہ سے، تو ان کی ایک کان بارود کی دھماکے سے بات ختم ہو گئی، ان کو کہا گیا کہ آپ فوراً ہاسپٹل جائیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی میرا ایک کان مکمل طور پر کام کر رہا ہے، میں پہلے یہ وائرلیس سسٹم درست کروں گا۔ دن کی روشنی میں زمین سے رینگ کے 2-2 میل کا فاصلے طے کر کے جا رہے ہیں، اور آر گن سے جو ہے ٹینکوں کو اڑا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیش قدمی کو روکنا ہے تاکہ پیچھے سے ان کی قوم، ان کی فوج جو ہے جو پیچھے والی فوج ہے وہ اپنے آپ کو الرٹ کرے، اور یہ انفرادی 6-6 کی 8-8 کی ٹولیوں نے اس طرح سے پوری بریگیڈ کو تباہ کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ شاید پاکستان کی کوئی لوٹن آ رہی ہے جو ہماری پیش قدمی کو روک رہے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات
قوم کی جن صلاحیتوں کی وجہ سے یہ خوبیاں نصیب ہوئی تھی. اس وقت ہمارا فیلڈ مارشل بھی سرحد پر تھا, جنرل بھی سرحد پہ تھے, ایئر مارشل بھی سرحد پہ تھے, فضاؤں میں تھے. آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری قیادت فرق ٹائم میں ہو کہ وہاں پیچھے رہنے سے کرے نہیں کرے گی انشاءاللہ. ایک بات کرتی ہوں کہ ہم سب جس مقام پر ہیں اپنے فرائض کو سمجھیں, اسے بطریق احسن ادا کریں اور اسلام کو اور پاکستان کو سربلند کریں اور اللہ کی رضا